Madhu. So how are you? I hope you all are doing very well. So friends, आज इस वीडियो में हम CBSE द्वारा रिलीज किया गया SST का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सैम्पल पेपर बिकॉज सैम्पल पेपर को सॉल्व करके ही हमें एक बेसिक आइडिया आएगा कि हमें अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और कैसे टाइम को मैनेज करना है. सो ऑल दिस विल गेट टू नो आफ्टर वी सॉल्व द सैम्पल पेपर. और फ्रेंड्स, हमारे एसएसटी के सैम्पल पेपर में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन 13 क्वेश्चन से और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. सो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना. इस वीडियो में हम एसएसटी के पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सैम्पल पेपर. सो सैम्पल पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं बिकॉज इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें. ओके, सो हमें पता है कि हमारा टोटल टाइम कितना है, 2 आवर्स है. वी गॉट 2 आवर्स फॉर आवर पेपर एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स. 40 मार्क्स का हमारा पेपर होता है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस. सो पहली है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन. सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई. तो हमारे इस एसएसटी के जो क्वेश्चन पेपर है, जो सैम्पल पेपर है, इसमें 5 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं. सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं. ठीक है, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड. सो 40 वर्ड से ज़्यादा ये आंसर एक्सीड नहीं करना चाहिए. सो वर्ड लिमिट भी हमें गिवन है 40 वर्ड्स. ठीक है, देन सेक्शन बी. सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच. तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, और वो 3 मार्क्स के हैं. ओके, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स. और सेक्शन बी में जो आंसर्स लिखोगे क्वेश्चंस के, वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. देन सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच. आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स. तो सेक्शन सी में 9 और 10th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हैं और ये दोनों 5 मार्क्स के हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. देन सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 and 12 आर केस बेस्ड क्वेश्चन. तो सेक्शन डी में 11th और 12th क्वेश्चन है और ये दोनों केस बेस्ड हैं. ओके, देन सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 13 इज मैप बेस्ड कैरिंग 3 मार्क्स विद 2 पार्ट्स. 13.1 फ्रॉम हिस्ट्री 1 मार्क एंड 13.2 फ्रॉम ज्योग्राफी 2 मार्क्स. तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है सेक्शन ई में, वो 3 मार्क्स का है एंड दिस इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन नंबर 13 में भी 2 पार्ट्स हैं, 13.1 और 13.2. 13.1 1 मार्क का है विच विल बी फ्रॉम हिस्ट्री और 13.2 2 मार्क का है विच विल बी फ्रॉम ज्योग्राफी. ओके, सो ये 5 सेक्शंस हैं, इनके हमें बता दी कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं. अब देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर. हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस. ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड. क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसे ओवरऑल चॉइस नहीं गिवन कि ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो. ऐसे ओवरऑल चॉइस नहीं दी. एक क्वेश्चन के अंदर ही हमें इंटरनल चॉइस गिवन है. ठीक है, और उनमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है, जैसे कि साइंस और मैथ्स के पेपर में हमने देखा था. ओके, then in addition to this separate instructions are given with each section and question wherever necessary. और फिर जहाँ पर instructions necessary वो हमें साथ में section के given ही हैं. Okay, so let's start with the section A which is very short answer type question. So ये जितने भी questions हैं इस section A में, ये 2 marks के. So the first question is how did the non-cooperation movement unfold in cities and towns of India. तो ये हमने nationalism in India वाले chapter में discuss किया था कि जो non-cooperation movement है वो सिटीज और टाउन्स में कैसे अनफोल्ड हुआ. तो देखो, सिटीज में और टाउन्स में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ. जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया. ठीक है, टीचर्स ने अपनी जॉब को गिव अप कर दिया. जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया. फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया. लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड. जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको बर्न किया गया.
ठीक है, एंड जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे प्रोविंसेस में उनको बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट इन मद्रास। मद्रास को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे वहां पर काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया। तो इन तरीकों से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सिटीज और टाउन्स में अनफोल्ड हुआ। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि thousands of students left government controlled schools and colleges. Then third point हो जाएगा कि teachers gave up their jobs, resigned from their jobs and lawyers gave up legal practices. Fourth point हो जाएगा that foreign clothes, foreign goods were boycotted. ठीक है, so ऐसे 3-4 आप points लिखोगे, you will get complete 2 marks. Okay. So now let's move on towards the next question. It is why is tourism considered as a trade? Tourism को एक trade की तरह consider क्यों किया गया? Tourism क्या होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, that is tourism. चाहे हम अपनी country के अंदर घूमें या फिर किसी foreign country में, that is tourism. अब tourism एक trade भी है. Why is it a trade? देखो, जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां जाने के लिए हम टिकट बुक करते हैं, ठीक है, वहां पर रहने के लिए हम होटल में रूम बुक करते हैं, वहां की चीजें खरीदते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ मनी होता है और ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी ही होता है. इसीलिए टूरिज्म क्या है? इट इज अ ट्रेड. ओके, जब भी टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं या फिर हम किसी कंट्री में घूमने जाते हैं तो हम वहाँ की चीजें खरीदते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है, हम ट्रैवल गाइड को हायर करते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ मनी होता है और यही है ट्रेड. ओके, सो दैट्स व्हाई टूरिज्म इज अ ट्रेड. और बहुत सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रैवल गाइड्स होते हैं जो गाइड करते हैं, जो जगहों के बारे में आपको बताते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. सो दैट्स व्हाई देयर आर मेनी पीपल हु आर एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. ओके, सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? दैट when the tourist visit in a country they bring foreign exchange. Okay, then second point will be many people are directly engaged in the टूरिज्म इंडस्ट्री. थर्ड पॉइंट होगा दैट टूरिज्म सपोर्ट्स द लोकल हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो जो जिस रीजन में वो घूमने आए हैं तो वहाँ की वो लोकल चीज़ों को, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदते हैं, इसलिए लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, सो यू विल गेट योर 2 मार्क्स. अब थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम. तो हमें 1 पार्टी और 2 पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट करना है. सो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें से एक क्वेश्चन है. तो 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शंस में पार्ट लेती है, इलेक्शंस कंटेस्ट करती है और वही पार्टी जीतती है और अपनी गवर्नमेंट बनाती है. सो दैट इज 1 पार्टी सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल इन चाइना, तो चाइना में एक ही पार्टी है विच इज कम्युनिस्ट पार्टी, वही इलेक्शंस में पार्ट लेती है और वही पार्टी जीत के अपनी गवर्नमेंट बनाती है. सो दिस इज 1 पार्टी सिस्टम. 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें कंट्री में 2 मेन पार्टीज हैं जो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस को. ओके, सो व्हेन देयर आर 2 मेन पार्टीज व्हिच कंटेस्ट इन द इलेक्शंस, तो उस सिस्टम को बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम. फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, तो इन कंट्रीज में 2 पार्टी सिस्टम है. इन कंट्रीज में 2 ही मेजर पार्टीज हैं जो इलेक्शंस में पार्ट लेती हैं. सो दैट इज 2 पार्टी सिस्टम. तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? अब ये डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है. वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज बोथ. तो इट वुड बी बेटर अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में लिखोगे. अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे दोनों टर्म्स में तो दैट विल बी बेटर. जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ओके, सो ड्रॉ अ टेबल. एक साइड लिखो 1 पार्टी सिस्टम, दूसरी साइड लिखो 2 पार्टी सिस्टम. देन 1 पार्टी सिस्टम का पहला पॉइंट दैट द कंट्री वेयर ओनली 1 मेन पार्टी कंटेस्ट इन द इलेक्शंस एंड विन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. तो पहला पॉइंट इसका यहाँ पर हो जाएगा. फिर पहला पॉइंट 2 पार्टी के सिस्टम का. फिर नीचे दूसरे पॉइंट में एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल चाइना. देन 2 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल लिख देना यूके एंड यूएसए. सो लाइक दिस डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. You will get your 2 marks. Okay, so this was the third question. Now let's move on towards the fourth question. So it is state the role of Reserve Bank of India. तो हमें RBI का यहाँ पर रोल बताना है. What is the role of Reserve Bank of India? तो जो Reserve Bank of India होता है वो करेंसी नोट्स इशू करता है on the behalf of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट इशू करता है RBI. ठीक है. सेकेंड फंक्शन है कि जो RBI है वो सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. मतलब लोन्स के जो फॉर्मल सोर्सेज हैं उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है. RBI ये मॉनिटर करता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं.
आरबीआई ये भी चेक करता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को लोन नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ वो छोटे जो ट्रेडर्स और कल्टीवेटर्स होते हैं उनको भी लोन दे रहे हैं, ठीक है। सो आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो सिर्फ अमीरों को ही नहीं, मतलब जो बिजनेसमैन है उन्हीं को नहीं, जो गरीब हैं मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी लोन दे रहा है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख दोगे अच्छे से एक लाइन में, सो विल गेट द 2 पॉइंट्स। ओके, सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें टेबल में डेटा गिवन है। व्हाट इज द डेटा? टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। तो इंडिया में जो फिनिश्ड स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उसका डेटा हमें गिवन है, ठीक है। सो दीज आर द ईयर्स 2015 से 2016 और इस ईयर में कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इट इज गिवन इन मिलियन टन्स। ओके, सो 106.60 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुए 2016 में, ठीक है। सो ये हर ईयर का हमें यहाँ पर डेटा गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है इन मिलियन टन्स। तो अब इस डेटा के बेस पर हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं 5th क्वेश्चन में। पहला पार्ट है 5.1 विच इज ऑफ 1 मार्क और दूसरा पार्ट है 5.2 वो भी 1 मार्क का है। ओके, सो व्हाट इज 5.1? कंपेयर द 2016 एंड 2019-2020 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20। तो हम देख सकते हैं 2015-16 में कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ है 106.60 मिलियन टन्स और 2019-20 में कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ है 102.62। तो जो स्टील की प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि एक ऐसा रीजन दो जिसकी वजह से ये जो स्टील की प्रोडक्शन है 2015-16 से वो कम हो गई है 2019-20 में। सो व्हाट इज द रीजन फॉर द रिडक्शन इन स्टील प्रोडक्शन? सो व्हाट इज द रीजन? तो देखो पहला रीजन तो है हाई कोस्ट। जो रॉ मटेरियल होता है स्टील के लिए बनने के लिए उसका बहुत ही हाई कोस्ट होता है। सेकंड रीजन इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। जो कोकिंग कोल होता है उसकी बहुत कम अवेलेबिलिटी है। दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन है दैट देयर इज इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है हमारी कंट्री में उसकी बहुत ही मतलब वो बहुत इरेगुलर है। सो देयर इज अ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। देन 4th रीजन है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बाय व्हिच द स्टील प्रोडक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड इन दीज फॉलोइंग ईयर्स। सो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। सो यू कैन मेंशन इट इन दिस क्वेश्चन। अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का 5.2 why is production and consumption of steel considered as an index of a country's development? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो स्टील की प्रोडक्शन और कंजप्शन ये इसको ऐसे क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब एक कंट्री में कितना स्टील प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रहा है ये दर्शाता है कि वो कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखो एक कंट्री में अगर ज्यादा स्टील प्रोड्यूस और कंज्यूम होगा इसका मतलब है कि वो कंट्री डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों? सो द फर्स्ट रीजन इज दैट स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में स्टील प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। स्टील इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन अदर कंट्रीज। स्टील को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो जब हम स्टील को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी कंट्री में पैसा आएगा। थर्ड रीजन है दैट स्टील प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जो स्टील की प्रोडक्शन है वो कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक मशीनरी प्रोवाइड करती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बाय इन विच वी कैन कंसीडर दैट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस थे, 2 पार्ट्स थे, 1 मार्क के और 5th क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। सो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे विच वर ऑफ 2 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये सारे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। ओके, सो The sixth question is, so sixth question में we are having internal choice। sixth question में हमारे पास internal choice है, या तो हम ये वाला question solve करेंगे या फिर ये वाला। Okay, so the first one is why do most of the rural households still remain dependent on the informal sources of credit? अभी भी rural areas में जो most of the लोग हैं वो informal sources of credit पर ही क्यों dependent है? जब हम अपने friend से, relative से या फिर किसी बड़े money lender से loan लेते हैं, credit लेते हैं, ये हैं informal ways, ये हैं
हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। बैंक वगैरह से जब हम लोन लेते हैं तो वो हो गए फॉर्मल वेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ही क्यों डिपेंडेंट है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बैंक्स बहुत कम होते हैं, इसलिए जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो भी बैंक से लोन कम लेते हैं। सेकेंड रीजन इज दैट रूरल पीपल फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू द डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे जब बैंक से लोन लेना होता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन करना होता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन, और रूरल जो लोग होते हैं वो मोस्टली इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, कहाँ साइन करना है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट मोस्ट ऑफ द पीपल, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन इज दैट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कोलैटरल्स व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर पीपल फ्रॉम टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। अब जैसे हमें पता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमसे कोलैटरल मांगते हैं, एसेट मांगते हैं। कोलैटरल क्या होता है, लोन के बदले जो आप अपना सामान गिरवी रखते हो, दैट इज कोलैटरल, ठीक है। तो जो रूरल पीपल होते हैं वो मोस्टली पुअर होते हैं, उनके पास कोलैटरल्स वगैरह नहीं होती हैं, इसीलिए एब्सेंस ऑफ कोलैटरल की वजह से वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन्स लेते हैं, बैंक से लोन नहीं लेते हैं, ठीक है। Fourth point is that they found it easy to take loans from the rich landlords in their village। जो उनके विलेज में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे लोन लेना उनको ईजी लगता है एज कम्पेयर टू द बैंक्स। यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो अभी भी रूरल हाउस होल्ड्स में जो लोग रहते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट्स आप लिखोगे अच्छे से एक्सप्लेन करके तो इसके आपके पूरे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट को, ठीक है। देन अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये दूसरी चॉइस भी है, तो ये सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, एक्सप्लेन। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो बोरोवर्स को कैसे हेल्प करते हैं लैक ऑफ कोलैटरल्स की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ओके, सो दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन, सो ये भी 3 मार्क्स का। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं देयर आर मेनी वेज इन विच इट हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बोरोवर्स के पास जो लोन लेने वाले होते हैं उनके पास कोलैटरल नहीं होते। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कैसे मदद करते हैं उन्हें। सो द फर्स्ट रीजन पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स ऑन वेरियस पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए लोगों को लोन देते हैं और एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देते हैं, एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स में रेगुलर होते हैं, जिसको एक मॉनेटरी हेल्प की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर हैविंग मेंटेनिंग देयर सेविंग्स रेगुलरली और इस वजह से उस सेविंग्स को मॉनेटरी हेल्प की तरह यूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज मेंबर्स कैन गेट स्मॉल लोन्स एंड विदाउट एनी कोलैटरल, मतलब किसी कोलैटरल के बिना भी जो मेंबर्स हैं उनको लोन्स मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब भी बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो वो तो कोलैटरल के लिए मांगते हैं, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कोलैटरल देना पड़ता है, कोई सामान आपको गिरवी रखना पड़ता है इन द एक्सचेंज ऑफ द लोन। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो कोलैटरल के बिना भी लोन्स दे देते हैं मेंबर्स को। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है दैट ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक्स आल्सो लेंड लोन्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और टाइमली रीपेमेंट की वजह से जो बैंक्स होते हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या देते हैं, लोन दे देते हैं। ओके, so these are some of the ways in which self help groups help the borrowers to overcome the problem of the lack of collateral, ठीक है। सो 3-4 पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दो, यू विल गेट योर 3 मार्क्स। ओके, सो इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन इज ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये हमने डिस्कस किया था
था नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में कि हर ग्रुप ऑफ पीपल ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और गांधी जी की आइडिया को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया था। प्लांटेशन वर्कर्स ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, फार्मर्स ने अलग इंटरप्रेट किया, बिजनेसमैन ने अलग इंटरप्रेट किया, और जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, मतलब जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते थे, उन्होंने अलग तरीके से गांधी जी के आइडिया को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट किया। तो उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो देखो, हमने देखा था कि हमने गुडम हिल्स की बात करी थी, गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो वहां पर हमने देखा था ये गुरिल्ला वारफेयर हो गया था, ठीक है, वहां पर वायलेंस हो गई थी। और लीडर कौन था उनका, अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने वो अलूरी सीताराम राजू गांधी जी का बहुत ही बड़ा फॉलोअर था, उनका डिसिपल था। वो बोलता था कि हमें ड्रिंकिंग गिव अप कर देनी चाहिए, वी शुड यूज द मटीरियल मेड इन द कंट्री, हमें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें खादी का यूज करना चाहिए, सारी अच्छी मैसेजेस को वो स्प्रेड करता था। लेकिन एक चीज वो गलत बोलता था, which was that we should use violence to fight against the British। अलूरी सीताराम राजू लोगों में ये मैसेज स्प्रेड करता था कि हमें वायलेंस का यूज करना पड़ेगा ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, जो कि गलत था। गांधी जी क्या बोलते थे, टू यूज नॉन वायलेंस, टू यूज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो अलूरी सीताराम राजू था, उसने गांधी जी का आइडिया को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, एंड देन ही जस्ट प्रोवोक्ड पीपल टू यूज वायलेंस। और फिर गुरिल्ला वारफेयर हुआ, क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो भी ब्रिटिशर से बहुत परेशान थे, ठीक है, उनके कॉलोनियल लॉज से बहुत ज्यादा परेशान थे लोग, इसीलिए गुरिल्ला वारफेयर हुआ और वायलेंस स्प्रेड हुई, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल जस्टिफाई दिस आंसर। तो 3-4 पॉइंट्स में आप इसका आंसर कर सकते हो, यू विल गेट योर 3 मार्क्स, ओके। Then the next question, the 8th question is examine the role of political parties in a democratic country। तो ये question भी हमने डिस्कस किया था political parties वाले चैप्टर में, that we have to tell the रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब हमें पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस बताने, सिंपल, ओके। सो हमने 7 फंक्शंस डिस्कस करे थे पॉलिटिकल पार्टीज के। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कोई भी 3 या 4 फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स, ठीक है। सो पहला फंक्शन हमने डिस्कस किया था, दैट पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट चलाती है ना, क्योंकि इलेक्शंस में कौन पार्ट लेता है, इलेक्शंस में पार्टीज ही पार्ट लेती है, उनके कैंडिडेट्स पार्ट लेते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, और फिर वो जो पार्टी जीतती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, सिंपल। देन सेकंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, है ना। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के ही लोग होते हैं, और वही हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, है ना। हर एक इशू पर, हर एक मैटर पर पब्लिक ओपिनियन को कौन शेप करता है, पॉलिटिकल पार्टीज ही शेप करती हैं। हर एक मैटर को या हर एक इशू को कौन रेज करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। फोर्थ पॉइंट इज दैट पार्टीज व्हिच डू नॉट विन इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो सी पार्टी इलेक्शंस में नहीं जीतती वो क्या करती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। जो पार्टी अभी गवर्नमेंट में है, जो अभी पार्टी अपनी गवर्नमेंट चला रही है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस और द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कोई भी 3 या 4 फंक्शंस आप इस आंसर में लिख सकते हो, ओके। सो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन थे, 3-3 मार्क्स के। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, देयर आर 2 क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन सी अकेला ही सिर्फ 10 मार्क्स का है, ओके, बिकॉज बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ 5 मार्क्स। सो देख सकते हैं कि सेक्शन सी में 9th और 10th क्वेश्चन है, और इन दोनों में हमारे पास इंटरनल चॉइस है, ओके। So the 9th question is democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Support the statement with examples. तो बेसिकली हमसे क्या बोला है कि जो डेमोक्रेसी है वो अपने ही लिए सपोर्ट जनरेट करती है, और ये जो आउटकम है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब डेमोक्रेसी को लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो व्हाई देयर इज अ सपोर्ट दैट इज क्रिएटेड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों है, ओके। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर में 5 से 6 पॉइंट्स तो आपको मिनिमम लिखने ही चाहिए। अच्छे से डिफाइन करके 5 और 6 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो आपके इसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही क्यों है, व्हाई डू वी सपोर्ट इट? बिकॉज जब भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उसमें जो भी डिसीजन ले जाते हैं वो एक नॉर्म्स और प्रोसीजर के थ्रू लिए जाते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो रूलर होता है, जो मतलब
मतलब हेड होता है वो अपनी मनमर्जी चलाता है, जो उसको डिसीजन लेना वो लेगा बिना किसी से पूछे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी वो डिसीजन ले रही है, और जो भी डिसीजन लेना होता है वो एक नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के थ्रू ही फॉलो करके ही लिया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं उनको राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का। जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें मतलब लगेंगे जो कंट्री के लिए सही हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं और फिर वो हमें हमारे ऊपर रूल करते हैं। ओके, सो वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब एक डेमोक्रेसी में कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द गवर्नमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। सो सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ दैट। देन फोर्थ रीजन है कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं वो अगर गवर्नमेंट अच्छा नहीं काम अच्छा नहीं करेगी, सो वी कैन चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। हम अगले इलेक्शंस में गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो अकाउंटेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो सिटीजन्स अगले इलेक्शंस में उन्हें वोट नहीं करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई, दैट्स व्हाई द डेमोक्रेसी इज सपोर्टेड बाय द पीपल। और जो डेमोक्रेसी ने अपना सपोर्ट जनरेट किया है ये एक ऐसा आउटकम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसको हमने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दिया इन 5 और 6 पॉइंट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस है, या तो हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे या फिर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो सेकंड वाला है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो साउथ एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। व्हाई? साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दीज आर सम ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। तो साउथ एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। व्हाई? वी हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो देखो वही आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस ही लिखने। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें राइट मिलता है, डिग्निटी मिलती है। ठीक है, वी आर हैविंग आवर फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सकता है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं हमारा कंट्री इंडिया, वी आर सो मच डाइवर्स, कितनी डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में, लेकिन इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया है डेमोक्रेसी ने। ठीक है, हर एक सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी वी आर हैविंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज के एग्जाम्पल लिख देना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसमें इंटरनल चॉइस थी, कोई सा भी एक हम सॉल्व कर सकते थे। तो अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस है, यू कैन डू एनी ऑफ देम। ठीक है, फर्स्ट वन इज एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। सो वी हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही मेन रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में। ओके, हाउ? सो इसका फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है। सेकेंड पॉइंट विल बी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन एसेट्रा। थ्रू दिस वी कैन कंटैक्ट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज में जो लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दीज फैसिलिटीज। नाउ कंप्यूटर्स हैव एंटर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, हर एक फील्ड ऑफ एक्टिविटीज में कंप्यूटर का अब एक रोल है। ठीक है, बैंकिंग में, शॉपिंग में, वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, सो इंटरनेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी ईमेल एंड वॉइस मेल कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड सो मेनी सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओके, सो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हैविंग अ मेजर रोल in stimulating the process of globalization. Okay, so इस 10th क्वेश्चन में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस है, तो या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये क्वेश्चन, एनी ऑफ देम यू कैन डू। सो मैंने फर्स्ट वाला करा दिया, सेकेंड यू कैन डू। ओके, सेक्शन डी, नाउ सेक्शन सी हमने फिनिश कर लिया। सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। नाउ सेक्शन डी वी आर हैविंग केस बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन डी में भी 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन हैं। एंड
वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, मतलब एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल 8 मार्क्स हो गया. ओके, so let's now read the first case based question which is 11th question. So read the given text and answer the following question. तो हमें ये इसको रीड करना है और फिर जो नीचे दिए क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है. So it is said of passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is subject to of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it's called for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में हमें इस केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है. सो दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन सत्याग्रह. सत्याग्रह के मीनिंग पर इस पैराग्राफ में बात की गई है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, दैट व्हाई सत्याग्रह इज अ नोबल वे ऑफ फाइटिंग, और गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज किया साउथ अफ्रीका में भी लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए. सो यहाँ पर सत्याग्रह के बारे में ही डिस्कस किया गया. इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर विच इज in the subject of the article is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it's called for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स. सत्याग्रह में हम फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करते. इट इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. एक जो सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह के आइडिया को फॉलो कर रहा है, वो पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करता एडवर्सरी पर. मतलब जो ऑपरेसर है, ठीक है, एक ऑपरेसर होता है और एक ऑपरेस्ड होता है. तो जो सत्याग्रही है वो कभी भी ऑपरेसर के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर वायलेंस के थ्रू से फाइट नहीं करेगा, एंड विल नेवर सीक हिज डिस्ट्रक्शन. मतलब कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वायलेंस हो या फिर डिस्ट्रक्शन हो उसकी. ओके, इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल ईविल व्हाटएवर. सत्याग्रही कभी भी उसका इल विल नहीं होता. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ. ओके, Satyagraha is a pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. नाम से पता चल रहा है सत्याग्रह मतलब ट्रुथ की जो पावर है. That is the meaning of this. The soul is informed with the knowledge. In it the burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force or of arms. Okay? So non-violence क्या है? सुप्रीम धर्म है. सुप्रीम धर्म है किसका? सत्याग्रह का. The British worships the war god and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. तो यहाँ पर बताया गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियन हैं, वो तो वायलेंस को अपना रहे हैं. ठीक है, they are becoming the bearers of arms. मतलब वो वायलेंस को यूज कर रहे हैं फाइट करने के लिए. लेकिन हम जो इंडियंस हैं, हम कभी भी वायलेंस को यूज नहीं करेंगे एज अ वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट देम. वी विल ऑलवेज be using non-violence satyagraha as a way to protest against them, as a way to fight them. We have made it the religion of non-violence their own. तो हमने ये अपना धर्म बना लिया, रिलीजन बना लिया of non-violence. ठीक है, सो ये इस पूरे पैराग्राफ में हमें बताया गया है. Now let's answer the questions given below. सो 11th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 11.1, 11.2 एंड 11.3. तो इन्हें सॉल्व करते हैं. 11.1 1 मार्क का है, 11.2 भी 1 मार्क का है और 11.3 2 मार्क का है. तो टोटल 4 मार्क्स हो गए. ठीक है, सो 11.1 इज व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म. अब गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म क्यों कंसिडर किया है? सो नॉन वायलेंस एक ऐसा वेपन है जो कमजोर ही नहीं बल्कि हर कोई यूज कर सकता है. नॉन वायलेंस के थ्रू हम बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी इल विल के अपने ऑपरेसर को परसुएड कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए. सो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी इल विल, विदाउट एनी वायलेंस वी कैन परसुएड द ऑपरेसर. हम ऑपरेसर से अपनी बात मनवा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म कंसिडर्ड बाय गांधी जी. ठीक है, सो इसमें आप आंसर ऐसे लिखोगे 1 मार्क में, 1 और 2 लाइन में, दैट विल बी सफिशिएंट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 11.1. अब 11.2 की डिस्कस करते हैं. सो 11.2 क्या है?
How was Gandhian सत्याग्रह taken by the people who believed in his philosophy? तो जो गांधीयन सत्याग्रह में बिलीव करते थे, उनकी पॉलिसी में बिलीव करते थे, उन्होंने इस आइडिया को कैसे मतलब इंटरप्रेट किया? हाउ डिड द पीपल टेक द आइडिया ऑफ गांधीयन सत्याग्रह? ठीक है, सो जो सत्याग्रह को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सत्याग्रही बोलते हैं. सो सत्याग्रही ने कैसे इंटरप्रेट किया? अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, देयर इज नो इल विल व्हाटएवर. सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आंसर होगा. ठीक है, जो पीपल गांधी जी की सत्याग्रह की फिलोसफी में बिलीव करते थे उन्हें सत्याग्रही बोलते थे. सो व्हाट डज सत्याग्रही डू? ही डज नॉट inflict pain on the adversary, he does not seek his destruction. तो ये पूरा आप आंसर लिख दोगे इसमें. ठीक है, सो ये this will be sufficient for 1 mark. ठीक है, देन थर्ड पार्ट है इसका, वाई वॉज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोबल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस? अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि जो गांधीयन सत्याग्रह है उसको एक नोबल वे की तरह, मतलब एक अच्छा वे क्यों कंसिडर किया गया? इनजस्टिस को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब इनजस्टिस से फाइट करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए सत्याग्रह को एक नोबल वे क्यों कंसिडर किया गया? सो दिस इज ऑफ 2 मार्क्स. सो हमें इसमें 2 से 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही चाहिए. सो व्हाट वी विल राइट? Why does Gandhian सत्याग्रह is a novel way? Because सत्याग्रह क्या है? It is not physical force. सत्याग्रही, यहाँ पर हम लिख देंगे सत्याग्रह is not physical force. ठीक है, सत्याग्रह is a pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called सत्याग्रह. ठीक है, non-violence is the supreme धर्म of सत्याग्रह. ओके, सो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स आप लिख दोगे, सत्याग्रह के एडवांटेजेस लिखोगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस आंसर. ठीक है, सो फर्स्ट हमारी केस स्टडी होगी, इसमें हमने सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया, 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए. अब 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द नेक्स्ट केस स्टडी. Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. So यहाँ पर communication की significance के बारे में केस स्टडी है. ठीक है, long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communications in the country. The Indian postal network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first class mail and are artified between stations covering both land and air. The second class mail includes both packets, registers and newspapers. They are carried by surface mail covering land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail Channel and Periodical Channel. Okay, फिर communication के बारे में बताया. Let's do the question. So the first one is 12.1. Examine the role of Indian Postal Network. So हमें Indian Postal Network का रोल बताना है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. So this will be the answer of 12.1. 12.2 है डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. तो मास कम्युनिकेशन होता है ऐसा मीडियम जिसके थ्रू एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज मास कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म्स हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करता है पर्सनल लेवल पर, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया या फिर ईमेल किया, दैट इज पर्सनल communication. ठीक है, so you will differentiate between them. 12.3 है analyze the significance of communication for a nation. मतलब कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है एक कंट्री के लिए. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन? तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड, इट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर. कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं हम किसी से भी, थ्रू आवर लव्ड वंस, टू आवर लव्ड वंस. ओके, देन कम्युनिकेशन इज अ सोर्स ऑफ entertainment and knowledge. ठीक है, communication has brought awareness on many issues on a mass level. एक mass scale पर किसी भी issue के लिए awareness create करने के लिए हम communication का use करते हैं. We can exchange information through communicating with each other. For example, telephone, okay, mobile phones. We have so many sources of communicating with each other. So that's why communication is important for a
नेशन। ओके, तो केस स्टडी हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन ई विच इज मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन है विच इज ऑफ मैप बेस्ड। तो 13th क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है, इट इज ऑफ 3 मार्क्स। सो ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। तो हमें ए जगह हमें मार्क करनी है पॉलिटिकल मैप पे। सो ए क्या है, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। तो याद करो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था, वायलेंस की वजह से। कहां पर हुई थी वो वायलेंस? चौरी चौरा में। जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था 1922 में, चौरी चौरा इज इन गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। तो वहां पर जो वायलेंस हुई थी उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। सो ये ए प्लेस कौन सी है? इट इज चौरी चौरा इन यूपी। तो यूपी में आप चौरी चौरा को मार्क कर दोगे। ओके, देन 13.2 ये 1 मार्क का था, सो यू विल गेट योर 1 मार्क अच्छे से अगर आप सही जगह पर मार्क करोगे। ओके, 13.2 इज हैविंग 2 पार्ट्स। ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम नमरूप थर्मल प्लांट को पॉइंट कर सकते हैं या फिर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को। तो नमरूप थर्मल प्लांट असम में है, यू विल मार्क इट देयर, एंड नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, नियर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप मार्क कर सकते हो। सेकंड वाला है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इट इज इन अमृतसर। तो अमृतसर में आप इसको मार्क कर दोगे। ठीक है, इंडेक्स वो लेजेंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर एयरपोर्ट मार्क कर रहे हो तो उसको सर्कल से मार्क करो, अगर आप ये थर्मल प्लांट मार्क करो तो उसको ट्राइंगल से मार्क करोगे। सो लेजेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द मैप। तो यहाँ पर ये मैप गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। ये ए जगह क्या है? इट इज चौरी चौरा। सो दिस इज चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर वायलेंस हुई थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था। यहाँ पर है ये नमरूप थर्मल प्लांट। ठीक है, एंड हेयर नियर दिल्ली नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोएडा वाला आ जाएगा, एंड दिस इज नमरूप थर्मल प्लांट। ठीक है, सो दीज आर द मैप बेस्ड क्वेश्चंस। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सॉल्विंग द सैंपल पेपर। हमने एसएसटी का पूरा सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये सैंपल पेपर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।